हेलो एवरीवन, तो मैं अभिषेक पांडे आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपने सिलेबस और पेपर पैटर्न का वीडियो देखा होगा। तो जैसा कि आपका मैथ्स का क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है और जिसने सिलेबस और पेपर पैटर्न साइंस 2 का नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है प्लेलिस्ट में। तो हम साइंस 2 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का कंप्लीट 10 स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं और हम फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बहुत इजी चैप्टर है, हम स्टेट बोर्ड के हिसाब से चलने वाले हैं और आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे मिलेंगे, इस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। चलिए, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन लेक्चर 1। ओके, तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन लेक्चर 1 है। इस लेक्चर में क्या क्या समझने वाले हम समझते हैं। पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन, व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज इवोल्यूशन। बहुत इजी है, मैं बताऊंगा आपको। और ये चैप्टर को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। डीएनए, जीन, क्रोमोसोम। अगर ये शब्दों से डर लग रहा होगा तो आज आपके ये सारे डर निकल जाएंगे। बहुत इजी वे में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर का वेटेज। पहले हम देखते हैं कि बोर्ड्स में कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं। तो विथ ऑप्शन 5 मार्क्स का वेटेज है और विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स का वेटेज है। इजी क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको यहां पर ब्रीफ के भी क्वेश्चंस इवोल्यूशन की तरफ से आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस जो आज हम पढ़ेंगे कि हेरिडिटी मतलब क्या होता है और किन साइंटिस्ट के वजह से आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और वो साइंटिस्ट के नाम जिन्होंने अपना योगदान इसमें दिया है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन जो बच्चों को बहुत खतरनाक लगता है लेकिन मैं इजी करके दूंगा, ये आपके नेक्स्ट सेशन में होगा। इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी, ये हमारा टॉपिक है। फिलहाल तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम। पहले समझते हैं हेरिडिटी होता क्या है। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या होता है। आपने देखा होगा कि आप आपके मम्मी पापा जैसे दिख रहे होंगे, सीधी सी बात है। आपके मम्मी पापा आपके दादा दादी जैसे दिख रहे होंगे। हो सकता है कि आपके मम्मी के जैसी आंख आपके पास हो या बाल हो। तो ये जो कैरेक्टर है ये मम्मी पापा से आपके पास आया हुआ है। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब वन जनरेशन टू अनदर का मतलब क्या है कि आपके मम्मी पापा, तो आपके मम्मी पापा जो है मदर एंड फादर, उनके कैरेक्टर्स आपके पास आए हुए हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जनरेशन F1 जनरेशन है। तो मम्मी पापा के कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकता है। आंखों का कलर हो गया, बाल का कलर हो गया, या फिर आपके आईब्रोज हो गए, स्किन कलर हो गया, कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है। तो मम्मी पापा के कैरेक्टर्स अगर बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं, फिर सेम इसी तरीके से ये आगे जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर होते जाएगा। आपसे आपके बच्चों में जाएगा, आपके बच्चों से आपके नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो इस तरीके से F1, F2, F3 जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, इसी चीज को हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी इज वेरी सिंपल, ट्रांसमिशन और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दिस इज नोन एज हेरिडिटी। क्लियर? आगे चलें। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। अब अगर मैं हेरिडिटी की बात करूं तो हेरिडिटी में क्या हुआ था कि पहले भी ऐसे होता था कि मम्मी पापा जो भी बच्चे थे वो मम्मी पापा जैसे दिखते थे। लेकिन ये क्यों दिखते हैं, ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या वजह है कि आप आपके मम्मी पापा जैसे दिखते हैं? क्या आपको पता है? अगर मैं बात करूं कि हम मम्मी पापा जैसे क्यों दिखते हैं, तो कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है डीएनए, कि हम अपने मम्मी पापा जैसे इसलिए दिखते हैं क्योंकि उनके डीएनए जो है वो हम में ट्रांसफर हुआ है। बट ये जो डीएनए है ये पहले तो पता नहीं था, क्योंकि डीएनए तो तब पता चला जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई। 18th अगर मैं बात करूं, ड्यूरिंग 1866, उस समय जब हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हमने इतना सेल को नहीं पढ़ा हुआ था,
उस समय ये सवाल जो था वो जॉन ग्रेगर मेंडल के दिमाग में आया, भाई ऐसा क्यों होता है कि भाई डॉग का बच्चा डॉग होता है, कैट का बच्चा कैट होता है, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट होता है, ऐसा क्या है? तो ये सिंपल सा सवाल उनके दिमाग में आया था, लेकिन लोगों ने बोला कि भाई ये क्या क्या ही सवाल है, ऐसा डॉग का बच्चा तो डॉग ही होगा ना, उसके बच्चे तो उसके मम्मी पापा जैसे ही दिखेंगे। बट वो ये ढूंढना चाहते थे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके वजह से डॉग का बच्चा जो है वो डॉग जैसा दिख रहा है, ऐसा क्या ट्रांसफ़र होता है। तो उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, आपने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, वो एक्सपेरिमेंट इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, मैं फिर भी छोटा सा स्टोरी बता दूं। तो उन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने क्या किया, उनको ये पता करना था कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो उन्होंने मटर के पौधे लिए थे, उसमें एक कैरेक्टर को माना उन्होंने टॉल और दूसरे कैरेक्टर को माना उन्होंने शॉर्ट। अब जो बेबी होगा, आपको क्या लगता है कि जो बेबी आएगा वो कैसा आएगा, टॉल आएगा या शॉर्ट आएगा? अब इनको उन्होंने क्रॉस कैसे किया था, उनके फ्लावर्स में उन्होंने क्रॉसिंग कराया था, तो उससे सीड बना सकते हैं। तो F1 जनरेशन में अगर मैं बात करूं, तो जब उन्होंने टॉल शॉर्ट क्रॉस किया तो आपके दिमाग में आया होगा कि मम्मी का भी कैरेक्टर आएगा और पापा का भी कैरेक्टर आएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि सारे बच्चे, जितने बच्चे आए थे वो सब के सब क्या आए, टॉल आए, सबके सब बच्चे टॉल आए। अब उनको ये बात समझी नहीं कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि मम्मी का कैरेक्टर दिखा नहीं लेकिन पापा का कैरेक्टर दिखा। क्या मम्मी का कैरेक्टर गायब हो गया? क्या लगता है आपको? क्योंकि सिर्फ पापा का कैरेक्टर, मतलब जो बच्चा आ रहा है वो सिर्फ एक कैरेक्टर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें टॉल को मैं मेल मान लेता हूं, शॉर्ट को फीमेल अगर मान लेता हूं, ऐसे जरूरी नहीं है, फीमेल और मेल भी हो सकता है। तो ऑल टॉल है। अब ये जो ऑल टॉल थे, इनको उन्होंने F1 जनरेशन को सेल्फ क्रॉसिंग होने दिया, टॉल को टॉल के साथ ही आपस में क्रॉसिंग होने दिया। अब F2 जनरेशन जब उन्होंने देखा, तो जो भी प्लांट आए थे, तो जैसे मान लो अगर 4 प्लांट आए थे तो 3 टॉल आ गए और एक शॉर्ट आ गया, और ये जो रेशो आया वो क्या आया, 3:1। इसका मतलब क्या हुआ कि मम्मी का कैरेक्टर, जिसको हमने माना था मम्मी, जरूरी नहीं है वो पापा का भी कैरेक्टर हो सकता था, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। मम्मी का कैरेक्टर या फिर पेरेंट का कैरेक्टर गायब नहीं हुआ, वो था, लेकिन यहां शो नहीं हुआ। अगर ये दोनों में ये कैरेक्टर था तभी तो यहां दिखा, तो कैरेक्टर कभी गायब नहीं होते। तो हो सकता है आज आपकी नाक आपके दादाजी के दादाजी के दादा पर दादा की नाक आपके नाक पे आके बैठी हो। क्यों ऐसा? क्योंकि जो कैरेक्टर होते हैं वो कंटिन्यू क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसा इन्होंने भी बोला। अब मेंडल उस समय सिंपल खेती करके ये बता दिए कि कोई तो ऐसा इनविजिबल चीज है, कोई तो ऐसा इनविजिबल चीज है जो मम्मी पापा से बच्चों में ट्रांसफर होता है, और मेंडल साहब ने उसको नाम दिया था फैक्टर। क्या नाम दिया था? फैक्टर। अब ये कहानी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, ये कहानी आपको याद अभी नहीं रखनी है। सिर्फ इतना समझना कि आज हम मम्मी पापा जैसे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मेंडल साहब ने शुरुआत की थी ये पता लगाना। इसीलिए जॉन ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स के स्टडी में आता है, इन्होंने शुरुआत की थी, और इनको पायोनियर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इसको डिटेल में आप पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड साइंस में, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु इज द पायनियर ऑफ जेनेटिक्स। तो जिसको इन्होंने फैक्टर बोला था, वो बाद में आज हमें पता चला कि वो डीएनए है जो मम्मी पापा से हम में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो कुछ साइंटिस्ट के नाम हम पढ़ेंगे जिनकी वजह से हमें ये पता चला। तो साइंटिस्ट में अगर मैं बात करूं तो जॉन ग्रेगर मेंडल सबसे पहले, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिनको हम बोल रहे हैं, तो हमने ये पढ़ लिया। तो पायनियर ऑफ जेनेटिक्स, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की थी। नेक्स्ट, इन्होंने तो बता दिया कि हम मम्मी पापा जैसे क्यों दिखते हैं, बट सवाल ये उठा कि हम मम्मी पापा से क्या एकदम एग्जैक्ट कॉपी दिखते हैं? नहीं ना, हम एग्जैक्ट कॉपी थोड़ी दिखते हैं, मम्मी पापा जैसे अलग थोड़े से दिखते हैं। तो हम में क्या आता है, वेरिएशन। क्या आता है? वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि डीएनए में कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। अगर ये डीएनए है तो डीएनए में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्लियर है?
तो ये डीएनए में जो चेंज हो रहा है ये किसके वजह से हुआ, तो दूसरे साइंटिस्ट जो हैं ह्यूगो डी व्राइज 1901 में बोले कि म्यूटेशन की वजह से होता है। अब म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंज इन डीएनए, कि डीएनए में कुछ तो सडन चेंज होता है जिसके वजह से हमारे बॉडी में वेरिएशन आता है और हम एग्जैक्ट मम्मी पापा जैसे नहीं दिखते। सीधी बात है, अगर डीएनए एग्जैक्ट आया होता तो हम एग्जैक्ट मम्मी पापा जैसे दिखते। कहीं ना कहीं तो डीएनए में चेंज आ रहा है ना, तभी हम अलग दिख रहे हैं, तो इसको नाम दिया म्यूटेशन। लेकिन म्यूटेशन थियरी सक्सेस नहीं हुई इतनी, क्योंकि म्यूटेशन हमेशा म्यूटेशन की वजह से नहीं होता, इवोल्यूशन की वजह से होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखना म्यूटेशन थियरी किसने दी थी, और ये PYQ है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो म्यूटेशन थियरी वॉज गिवन बाय ह्यूगो डी व्राइज। तो मेंडल हो गए, ह्यूगो डी व्राइज हो गए। अब मेंडल साहब ने क्या बताया था, मेंडल साहब ने बताया था कोई तो इनविजिबल चीज है जो मम्मी पापा से हम में ट्रांसफर होती है, जिसको आज हम डीएनए मानते हैं। वॉल्टर एंड सटन नाम के साइंटिस्ट है जो कि 1902 में आए। 1902 में वॉल्टर एंड सटन ग्रासहॉपर के सेल्स पे काम कर रहे थे, और ग्रासहॉपर के सेल्स पे काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ग्रासहॉपर के सेल्स, ग्रासहॉपर पता होगा टिड्डा होता है हरा हरा जो खेतों में पाया जाता है, उनके सेल्स पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनमें यह चीज हुआ कि ट्रांसफर हो रहा था डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो वहां पर पता चला कि जो चीज ट्रांसफर होती है एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है, वो क्या था, क्रोमोसोम। और यहां पर उन्होंने पहली बार पेयर्ड क्रोमोसोम देखा। तो यहां पर किसने पेयर्ड क्रोमोसोम देखा था, वॉल्टर एंड सटन ने। क्या इतना क्लियर है? तो वॉल्टर एंड सटन ने क्रोमोसोम। अब तक हमने क्या पढ़ा, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जॉन ग्रेगर मेंडल। किसने म्यूटेशनल थ्योरी दी थी, म्यूटेशनल थ्योरी मतलब सडन चेंज इन डीएनए, ह्यूगो डी व्राइज। फिर हमने पढ़ा क्रोमोसोम पहली बार किसने देखा और कहां देखा था, तो 1902 ग्रासहॉपर में वॉल्टर एंड सटन, ये दोनों ने देखा था। वॉल्टर एंड सटन दोनों अलग अलग, तो वॉल्टर एंड सटन ये दोनों ने मिलकर यहां पर क्रोमोसोम देखा था ग्रासहॉपर में। नेक्स्ट है ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी, कोलिन मैकलियोड। मुझे पता है बहुत नाम खतरनाक लग रहे हैं, लेकिन नाम खतरनाक है नहीं, आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कहानी। हमारी बॉडी 80% प्रोटीन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, प्रोटीन। तो जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे तो उनका मानना था कि हमारे बॉडी में मतलब मम्मी पापा से प्रोटीन ट्रांसफर होता है। कौन सा केमिकल ट्रांसफर होता है, प्रोटीन। ऐसा कौन मान रहा था, पहले साइंटिस्ट। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, हायर स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, और उस एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी और कोलिन मैकलियोड, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये प्रूव किया भाई प्रोटीन नहीं ट्रांसफर होता, डीएनए ट्रांसफर होता है। और जो ट्रांसफर होता है, जो मम्मी पापा से हमें ट्रांसफर होता है, उसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो ये इन्होंने बताया, ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी, कोलिन मैकलियोड ने, कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। मतलब मम्मी पापा से हमें जो ट्रांसफर होता है वो कौन ट्रांसफर होता है, डीएनए, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वायरस को छोड़कर, वायरस को छोड़कर, तो वायरस को छोड़कर, क्योंकि वायरस को हम लिविंग नहीं मानते, नॉन लिविंग बीइंग भी नहीं मानते, लेकिन तो वायरस के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। नेक्स्ट, फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक मोनेट। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है, तो हमारे बॉडी में ना कंटिन्यूअसली प्रोटीन बन रहा है। प्रोटीन जैसे मैंने बोला हमारी बॉडी में हर चीज़ प्रोटीन है, तो प्रोटीन बनना जरूरी है ना, इसलिए बोलते हैं ना प्रोटीन खाना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ, प्रोटीन बन रहा है, बाल कैरेटीन प्रोटीन है, स्किन मेलानिन प्रोटीन है। आप जैसे ही चावल का दाना अपने टंग पे रखते हो तो सलाइवरी अमाइलेज आता है, क्या है, प्रोटीन है। सोचो सेकंड भी नहीं लगता, आपने चावल का दाना रखा और प्रोटीन बन गया बॉडी में। तो ये कैसे बनता है हमारे बॉडी में, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, ये मॉडल किसने दिया था, उनका नाम आपको याद रखना है। तो फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक मोनेट, फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक मोनेट। तो इन्होंने बताया था कि हमारे बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है, मॉडल फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो डीएनए के मदद से कैसे प्रोटीन बनता है इन्होंने बताया था। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन, प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्या होता है, जैसे ये रूम का जो दीवार है वो ईंटों से बना हुआ है, उसी तरीके से प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, केमिस्ट्री में एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो किससे बना हुआ है, बहुत सारे अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड की चेन। अब ये अमाइनो एसिड का जो भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए में है। मतलब मेरे बॉडी में जो भी हो रहा है, मैं जैसा दिख रहा हूं, मेरे बॉडी में जो भी बन रहा है
वो सारा इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है। तो ये प्रोटीन बनाने का कोड भी किसके पास होगा? डीएनए के पास होगा। तो ये प्रोटीन बनाने का कोड भी, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनको यहां पर नोबेल प्राइज भी मिला है, क्योंकि इन्होंने वो कोड ढूंढा था 20 अमाइनो एसिड्स का। तो यहां पर इन्होंने ट्रिपलेट कोडॉन, डीएनए के ऊपर जो कोड है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में है, वो कोड भी हम समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, आज हमने जो जो पढ़ा है, सबसे पहला, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो जॉन ग्रेगर मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर किसने म्यूटेशनल थ्योरी दी थी? ह्यूगो डी व्राइज। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? सडन चेंज इन डीएनए। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि यहां पर तीसरा, वॉल्टर एंड सटन, क्या ढूंढा था उन्होंने क्रोमोसोम देखा था। कहां पर? ग्रासहॉपर में। तो ग्रासहॉपर में पेयर्ड क्रोमोसोम्स वॉल्टर एंड सटन ने देखा था। फिर ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी एंड कोलिन मैक्लियोड, इन्होंने बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, मतलब मम्मी पापा से हम में क्या ट्रांसफर होता है? डीएनए, वायरस को छोड़कर। फिर फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक मॉनेट, इन्होंने बताया कि हमारे बॉडी में प्रोटीन बनता कैसे है, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस बताया। और प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड की चेन लगती है। ये अमाइनो एसिड का कोड को किसने दिया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने ढूंढा था 20 अमाइनो एसिड के ट्रिपलेट कोडॉन, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। सो आज आपको घर पे क्या याद करना? ये सारे साइंटिस्ट के नाम और इन्होंने क्या डिस्कवर किया है। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। और अगर आपको ये साइंटिस्ट में से किसी भी साइंटिस्ट की स्टोरी अच्छे से जाननी है या मैं अलग से कुछ वीडियो बना दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगले लेक्चर के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो जैसे आपके मैथ्स के लेक्चर चल रहे हैं, कंप्लीट साइंस 2 मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आपके साइंस 2 प्लेलिस्ट में आपको जाना है, और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस 2 के सेक्शंस में आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग एंड डन फॉर द डे। हैव अ गुड डे।